रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी और विक्रम अपने गांव लौटने के लिए उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और घना कोहरा जो हर चीज को धुंधला बना रहा था। प्लेटफॉर्म पर दूर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चुपचाप, बिना हिले, बिना कुछ बोले। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रही हो या शायद किसी और चीज का। विक्रम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। उस सन्नाटे में अपने ही कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह भी वहीं खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। यार, शहर की भागदौड़ से निकलकर यहाँ खड़ा हूँ तो लग रहा है जैसे सब कुछ एकदम धीमा हो गया है। स्टेशन भी कितना शांत है इस समय। दिन में यही जगह कितनी भरी रहती है। बस अब ट्रेन आ जाए। गांव जाने का मन भी हो रहा है और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये कोहरा भी कम नहीं हो रहा। दूर तक कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। लगता है ट्रेन आने वाली है। आवाज भी आ रही है। चलो, अब इंतजार खत्म होने वाला है। तभी दूर से एक भारी खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी। कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक काली कोयले से चलने वाली ट्रेन दिखाई देने लगी। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत पुरानी हो या फिर बहुत समय से रुकी हुई हो। जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई, विक्रम के दिल की धड़कन तेज होती चली गई। बूढ़ी औरत ने जाते जाते उसे धीमी आवाज में चेतावनी दी। रुक जाओ बेटा, इसमें मत चढ़ो। अभी भी वक्त है, ठहर जाओ। मेरी बात मान लो। क्यों दादी? ट्रेन ही तो है। मुझे गांव जाना है, देर हो जाएगी। ये ट्रेन नहीं है, ये चलती फिरती मौत है। जो इसमें चढ़ा वो कभी वापस नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। दादी, आप भी ना, कैसी बातें कर रही हैं? आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे सच में जल्दी है। अगर जाना ही है तो ये रख लो, समय आने पर काम आएगी। बिना इसके मत जाना, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये क्या है दादी? कोई ताबीज है क्या? अभिमंत्रित भस्म है, अपने पास रखो। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। बुराई इसके पास नहीं टिकेगी। अच्छा ठीक है, रख लेता हूँ। आपका दिल रखने के लिए ही सही। याद रखना, जब सब कुछ हाथ से निकलता लगे तब इसे इस्तेमाल करना। देर मत करना, वरना मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दादी, अब चलता हूँ। ट्रेन छूट जाएगी। विक्रम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा भारी थी, सांस लेना तक थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पूरी ट्रेन लगभग खाली पड़ी थी। सीटों पर मोटी धूल जमी थी और वातावरण में एक तेज सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत देर से सड़ रहा हो। विक्रम ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर जैसे खुद को समझाकर वह जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और उसे एहसास हुआ यह सफर अब सामान्य नहीं रहा। यह किसी अनजानी दिशा में जा रहा है। अचानक ट्रेन एक तेज झटके के साथ रुक गई। विक्रम ने घबराकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ बस घना जंगल फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सिसकती हुई आवाज और ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी नजर नीचे गई। ट्रेन का फर्श धीरे धीरे बदल रहा था। लोहे की जगह अब वहां गीली मिट्टी फैलने लगी थी, जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी हो। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये फर्श मिट्टी में कैसे बदल रहा है? मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। कोई है यहाँ? नहीं, मुझे अभी निकलना होगा। अभी भागना होगा, वरना मैं फंस जाऊंगा। घबराहट में विक्रम तुरंत ट्रेन से बाहर कूद पड़ा। सांस तेज चल रही थी
और कदम लड़खड़ा रहे थे। बाहर आते ही उसने पलट कर देखा, पर जहां अभी कुछ पल पहले ट्रेन खड़ी थी वहां अब कुछ भी नहीं था। ना कोई डिब्बा, ना कोई आवाज, सब कुछ जैसे एक ही पल में गायब हो गया हो। दूर तक सिर्फ पटरियां दिख रही थीं, हल्की हल्की जलती हुई, जैसे अभी अभी किसी चीज ने उन्हें छूकर गुजरा हो। विक्रम समझ गया, जो कुछ उसने अभी देखा वो कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि था एक छलावा। बच गया मैं। ये क्या था? अभी यही थी ट्रेन, मैं खुद उसमें था, फिर एक पल में सब कैसे गायब हो गया? ये पटरियां जल क्यों रही हैं? जैसे अभी अभी कुछ यहां से गुजरा हो। नहीं, वो कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ था उसमें। अगर मैं थोड़ा और देर रुक जाता तो शायद। हे भगवान, ये सब सच था। मैं किसी बहुत बड़े खतरे से बचकर निकला हूं। वो ट्रेन नहीं थी, सच में एक छलावा थी। जंगल के घने अंधेरे में विक्रम बेतहाशा रास्ता तलाश रहा था। हर तरफ एक जैसा सन्नाटा और भटकाने वाला रास्ता। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक धीमी सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी, इतनी साफ कि जैसे कोई उसे पास ही से बुला रहा हो। विक्रम ठिठक गया और उस आवाज की दिशा में देखने लगा। कुछ दूर एक पुराने और फैले हुए पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। असामान्य रूप से सुंदर, लंबे खुले बाल हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसका चेहरा शांत था, पर अजीब तरह से भावहीन। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे विक्रम की ओर टिकी थीं, और उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था, जैसे कोई गहरा छुपा हुआ राज जो सामने आना तो चाहता हो। कौन हो तुम? इतनी रात में इस सुनसान जंगल में अकेली खड़ी हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? और यहां आई कैसे? डर तो तब लगता है जब इंसान सच जानता हो। कभी कभी अनजानी जगहें ज्यादा सच्ची होती हैं, और हर सच्चाई सामने आना जरूरी भी नहीं होता। सीधी बात क्यों नहीं करती? तुम्हारा नाम क्या है और यहां क्या कर रही हो? नाम है रागिनी, और मैं भी उसी रास्ते की तलाश में हूं जो शायद आपको यहां तक खींच लाया है। कुछ रास्ते हमें चुन लेते हैं। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही। तुम सच में रास्ता भटक गई हो या? रास्ते कभी खोते नहीं, बस लोग देर से समझते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है, और कभी कभी लौटने का रास्ता होता ही नहीं। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। इतनी रात में यहां रुकना ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। तो चलिए साथ चलते हैं, शायद रास्ता खुद मिल जाए, या फिर हम रास्ते तक पहुंच जाएं, और जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। विक्रम उसकी सुंदरता और मीठी बातों में ऐसा खो गया कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास का जंगल बदल चुका है। अब वहां के पेड़ साधारण नहीं थे, वे पहले से कहीं ज्यादा डरावने लग रहे थे, जैसे वे इंसानी हड्डियों से बने हों। वह और रागिनी साथ साथ चलते हुए बात करते रहे और अनजाने में जंगल की गहराई में उतरते चले गए। रागिनी की बातें सामान्य नहीं थीं, उनमें एक अजीब सा रहस्य छिपा था जो सुनने में मीठा था, लेकिन भीतर कहीं डर पैदा कर रहा। आपको पता है, कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह जाते नहीं, वो लौटने की कोशिश करते हैं, किसी और की सांसें लेकर। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई किसी की सांस कैसे ले सकता है? ले सकता है, अगर उसे वापस आना बहुत जरूरी हो, अगर उसकी अधूरी चाहतें उसे बांध कर रखे। तुम्हारी बातें सच में अजीब हैं रागिनी, समझ में कम आती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुनने का मन करता है। तो बताइए, अगर कोई आपसे आपकी एक सांस मांगे, सिर्फ एक, तो क्या आप दे दोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम भी ना।
कैसी अजीब बातें सोचती हो। लेकिन एक बात है, तुम्हारी बातें जितनी अजीब हैं, तुम उतनी ही खूबसूरत भी हो। रागिनी चलते चलते विक्रम से रहस्यमयी बातें करती जा रही थी और विक्रम बस उसे देखे जा रहा था जैसे किसी हल्के सम्मोहन में हो। तभी अचानक उसे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। विक्रम घबराकर बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन हर बार उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उसके कदम अब धीमे पड़ने लगे थे और मन में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वे इस जंगल में अकेले नहीं हैं, फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ रागिनी बिना डरे बिल्कुल शांति से आगे बढ़ती रही। रागिनी, सच बताओ, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? ये जंगल, ये हवा, मुझे साफ लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैं पीछे देखता हूं तो कोई नहीं दिखता, लेकिन कदमों की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। डर तो तब लगता है जब इंसान अकेला हो। और तुम अकेले नहीं हो विक्रम। जो पीछे है वो पीछा नहीं करता, वो साथ चलता है, बस दिखाई नहीं देता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में अजीब लग रहा है। और तुम इन रास्तों को ऐसे कैसे जानती हो? यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। मैं इस जंगल को महसूस करती हूँ। यहाँ का हर कोना, हर पेड़ कुछ न कुछ कहता है। वो सामने बरगद देख रहे हो? कहते हैं एक बार वहां बारात रुकी थी, मगर सुबह होने से पहले ही सब खामोश हो गया। बस करो रागिनी, ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जल्दी से अपने गांव पहुंचना है और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मेरा इंतजार घर पर नहीं, कहीं और हो रहा है विक्रम। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो सालों तक खत्म नहीं होते। अगर मैं कहूं आगे जो रोशनी दिख रही है वो तुम्हारा गांव नहीं, बल्कि तुम्हारी असली मंजिल है, तो क्या तुम मेरे साथ वहां तक चलोगे? हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, कुछ अपने पास बुलाती है। ठीक है, चलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अंधेरे में तुम्हारी आंखें ऐसे क्यों चमक रही हैं? और तुम थकती क्यों नहीं हो? हम कब से चल रहे हैं। मेरी सांस तेज हो रही है, लेकिन तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा। यह सब थोड़ा अजीब नहीं है? सांसें उन्हीं की तेज चलती हैं जिनके सीने में दिल धड़कता है, और हर किसी के पास वो धड़कन नहीं होती जो तुम समझ रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आखिर हो कौन रागिनी? समझना जरूरी नहीं है विक्रम। मेरा काम बस तुम्हें वहां तक ले जाना है जहां तक तुम्हारी मंजिल है। रागिनी की रहस्यमयी बातों से विक्रम अब थोड़ा असहज होने लगा था। उसने कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप रहकर उसके साथ चलता रहा। चलते चलते दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हल्की सी रोशनी फैल रही थी, जबकि उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ उस जगह को चारों ओर से घेरे खड़े थे और बीच में एक पुरानी गुफा का दरवाजा दिखाई दे रहा था। उसी के भीतर से वो अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के आसपास का माहौल सिहरन पैदा करने वाला था। हवा ठंडी ही नहीं, जैसे बर्फ की तरह चुभने वाली हो, और उस जगह पर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। विक्रम ने एक पल के लिए रुककर उस गुफा को ध्यान से देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है और शायद यहां आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रागिनी, ये जगह कौन सी है? तुम मुझे कहाँ ले आई हो? मुझे तो अपने गांव जाना था। ये गुफा और ये रोशनी, सब कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कुछ सही नहीं है यहाँ। हर रास्ता वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी मंजिल बदल जाती है। तुम जहां पहुंचने वाले हो वो तुम्हारी सोच से अलग है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही?
आखिर यहाँ है क्या? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है। कुछ बातें बताई नहीं जाती, बस देखी जाती हैं, और जो अंदर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूं। तुम चल रही हो या नहीं? मैं यहां तक लाई थी, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। हर सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान अकेला रह जाता है। मतलब तुम यहीं रुक जाओगी? तुम मेरे साथ नहीं आओगी अंदर? मेरा रास्ता यहीं खत्म होता है, अब आगे सिर्फ तुम्हारा रास्ता है। इतना कहकर रागिनी अचानक चुप हो गई और अगले ही पल जैसे वह वहां थी ही नहीं। विक्रम ने चौंक कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जहां अभी कुछ क्षण पहले रागिनी खड़ी थी वहां अब सिर्फ खाली अंधेरा था। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर रागिनी कहीं भी दिखाई नहीं दी, जैसे वह हवा में ही गायब हो गई हो। रागिनी, रागिनी कहाँ गई तुम? अभी यहीं तो थी, एकदम से ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? ये क्या हो रहा है? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? अगर मजाक है तो अब बस करो। रागिनी, सुन रही हो ना? बाहर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। कहीं तुम कहीं छुप तो नहीं गई? क्यों छुपोगी? अभी तो सब ठीक था। नहीं, ये मजाक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा मत सोच विक्रम। रागिनी, जवाब दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अभी तो यहीं थी, मेरे साथ चल रही थी, एक पल में ऐसे कैसे? ये जंगल, ये सन्नाटा, कुछ भी सही नहीं लग रहा। रागिनी, प्लीज जहां भी हो सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब विक्रम के सामने सिर्फ वही गुफा थी जिसके भीतर से हल्की अजीब सी रोशनी बाहर फैल रही थी। वह गुफा के मुहाने पर खड़ा था, अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई रहा था कि तभी गुफा के भीतर से एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जिसे सुनकर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने को मजबूर हो रहे थे। विक्रम कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया, समझ नहीं पा रहा था कि अंदर जाए या वापस मुड़ जाए। अंदर आ जाओ विक्रम, क्यों रुके हो? तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए ना? जो ढूंढ रहे हो वो यहीं है, इस गुफा के अंदर। डर किस बात का? सच से भागोगे कब तक? आगे बढ़ो, देर मत करो, हर पल तुम्हें और करीब ला रहा है। तुम्हारी मंजिल बाहर नहीं, यही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंदर आओ और जान लो जो जानना जरूरी है। उस अनजानी आवाज ने विक्रम को भीतर तक चौंका दिया। गले में जैसे शब्द अटक गए, फिर भी डर के बीच वह संभलते हुए धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखता चला गया। अंदर का दृश्य देखते ही वह ठिठक गया। सामने एक अघोरी साधु बैठा था, उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। पास ही एक हवन कुंड जल रहा था, जिसकी आग की लपटें गुफा की दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थीं। चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान बिखरा हुआ था, राख, हड्डियां और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर ही सिहरन दौड़ जाए। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की बेदी बनी थी और उस पर जो पड़ा था, उसे देखकर विक्रम के होश उड़ गए। वह रागिनी का शरीर था, सड़ी गली हालत में, जैसे उसे मरे हुए काफी समय बीत चुका हो। विक्रम की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए, सांसें तेज हो गईं। तभी सामने बैठा अघोरी अचानक जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी गुफा में गूंजने लगी। आखिर आ ही गया तू अपनी मौत के दरवाजे तक। जिसे तू रास्ता समझ रहा था वो तो बस एक जाल था, और रागिनी ने तुझे यहां तक खींच ही लिया। चुप रहो, बकवास बंद करो। रागिनी कहाँ है? मुझे पता है, तुमने ही उसे छुपाया है। बताओ वो कहाँ है? मैं उसे यहां छोड़कर नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जो यहां आता है वो यही रह जाता है। तू अभी भी उसी धोखे में जी रहा है जिसे तू सच मान बैठा। वो कभी सच था ही नहीं। तेरी आंखों के सामने सच था,
लेकिन तूने उसे देखना ही नहीं चाहा। मैंने उसे अपने साथ चलते देखा है, उससे बात की है, वो यहीं कहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं अपनी आंखों पर यकीन करता हूं, तुम्हारी बातों पर नहीं। मूर्ख, जिसे तू कोमल रूप समझकर उसके पीछे चला आया, वो कोई लड़की नहीं थी। वो एक रूहानी जाल था जो तेरी चाहत के अनुसार रूप बदलता रहा। तू उसके जाल में फंस चुका था और अब भी समझ नहीं रहा। तुझे एक खूबसूरत चेहरा चाहिए था, इसलिए उसने वही चेहरा धारण किया। तंत्र की शक्ति वही दिखाती है जो देखने वाला देखना चाहता है। तेरी चाहत ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वो मेरे साथ थी, उसने मुझसे बात की, वो जिंदा थी। मैंने जो महसूस किया वो झूठ नहीं हो सकता। अगर भरोसा नहीं है तो देख ले। वो रहा उसका असली शरीर, कई सालों से यहीं पड़ा हुआ। जिसे तू जिंदा समझ रहा था वो सिर्फ एक परछाई थी। जिसके साथ तू चल रहा था वो सिर्फ एक छलावा था। ठीक वैसे ही जैसे वो ट्रेन जिसमें तू बैठा था। हर चीज जो तूने देखी वो तेरी सोच का खेल था। सब कुछ तेरी आंखों के सामने था, पर सच तुझे अब दिख रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तू भी इस कहानी का हिस्सा बनने वाला है। अघोरी की बात खत्म होते ही पत्थर की बेदी पर पड़ा रागिनी का बेजान शरीर अचानक हल्के हल्के कांपने लगा, जैसे उसके भीतर कोई हलचल जाग उठी हो। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से तड़पने लगा, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा में जकड़ा हो। यह दृश्य देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे साफ महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक निर्जीव शरीर नहीं है, बल्कि रागिनी की आत्मा अब भी वहीं फंसी हुई है और छटपटा रही है, जैसे किसी बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। आज अमावस की रात है विक्रम। ऐसी रात में की गई साधना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तेरे खून की बूंद इस बेदी पर गिरेगी, तब एक मृत शरीर फिर से जी उठेगा। चुप रहो। मैं तुम्हारी ये पागलपन भरी बातें नहीं मानता। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। तू रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ बलि नहीं, एक पुनर्जन्म है। जिसे तू मौत समझ रहा है वही उसके लिए जिंदगी बनेगी। किसी की जिंदगी के लिए किसी को मारना पाप है, समझे तुम? मैं यहां से जिंदा निकलूंगा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तू खुद चलकर आया है यहां। अब यही तेरी आखिरी मंजिल है। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने सही कहा था। मैंने गलती की, लेकिन अब भी सब खत्म नहीं हुआ। समय खत्म हो चुका है विक्रम। देख इस अग्नि को, ये तेरे इंतजार में जल रही थी। मैं तुम्हारी इस आग को भी बुझा दूंगा और इस सब को खत्म कर दूंगा। वो देख, उसकी आत्मा कैसे तड़प रही है। बस तेरे खून की देर है और सब पूरा हो जाएगा। मैं किसी की बलि नहीं बनने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अघोरी की बातें सुनकर विक्रम अंदर तक सिहर गया। एक पल के लिए उसका डर और गुस्सा आपस में टकरा गए। उसका चेहरा कस गया। आंखों में घबराहट के साथ साथ गुस्सा साफ दिखने लगा। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाया और गुफा में गूंजती आवाज में जोर से चिल्ला उठा। अगर तुम सच में रागिनी से प्यार करते हो तो ये क्यों नहीं देख पा रहे कि वो तड़प रही है? ये जिंदगी नहीं है, ये तो उसके साथ अन्याय है। उसे मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। तुम उसे और दर्द दे रहे हो। तुमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तुम उसे वापस नहीं ला रहे, तुम उसे बांध कर रखे हुए हो। अगर सच में उससे प्यार करते हो तो उसे आजाद करो। ये जो तुम कर रहे हो, ये प्रेम नहीं, ये जिद है। चुप कर। तू क्या जाने मेरी साधना का अर्थ। मैंने सालों इस रात का इंतजार किया है। मेरी तपस्या, मेरा हर बलिदान सब इसी क्षण के लिए है। मैं उसे वापस लाऊंगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तू मुझे सीख देगा प्रेम क्या होता है। मैंने अपनी रागिनी के लिए न जाने कितनी बलियां दी हैं, कितनों का खून बहाया है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आई। खून बहाने से कोई वापस नहीं आता, ये सच है। तुम जितना उसे पकड़ कर रखना चाहोगे वो उतनी ही तड़पेगी। तुम उसे बचा नहीं रहे, तुम उसे खत्म कर रहे हो। नहीं, इस बार सब अलग है। तेरे अंदर कुछ है, एक अलग शक्ति जो बाकी लोगों में नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा है तेरी बलि से ही मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। आज के बाद मेरी रागिनी फिर से सांस लेगी। तुम पागल हो गए हो, ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम्हें समझना होगा ये रास्ता गलत है। गलत या सही अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत इंतजार किया है और अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तू ही वो आखिरी कड़ी है जिसके बाद सब पूरा हो जाएगा। विक्रम की आवाज गूंजते ही अघोरी की आंखों का रंग बदल गया। अगले ही पल उसने अपनी तांत्रिक शक्ति से विक्रम को जकड़ लिया। विक्रम के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मान ही नहीं रहा था। गुफा के भीतर हवन कुंड की आग अचानक और तेज भड़क उठी। लपटें ऊंची होने लगीं और उनकी रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बनाने लगी। उसी रोशनी में अघोरी का चेहरा और भी भयावह लग रहा था। अघोरी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक तेज धारदार खंजर चमक रहा था। वह धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ विक्रम की ओर आने लगा। उसकी हर आहट गुफा के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। देख ऊपर, आसमान की तरफ देख। चांद काला पड़ चुका है। यही वो घड़ी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आज मेरी तपस्या पूरी होगी। तू ही वो है जिसकी बलि से मेरी रागिनी फिर से जी उठेगी। उठ रागिनी, अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जा। रुक जा पागल अघोरी, ऐसा मत कर। तू समझ क्यों नहीं रहा? ये सब गलत है। मरे हुए को वापस लाया नहीं जाता। वो इंसान नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है, एक शैतान। तू अपनी ही प्रेमिका को तड़पा रहा है। उसे मुक्ति दे, उसे जाने दे। तू प्यार नहीं कर रहा, तू उसे कैद कर रहा है। अगर सच में उससे प्यार करता है तो उसे आजाद कर। चुप, मुझे मत सिखा क्या सही है क्या गलत। मैंने सालों इस पल के लिए तपस्या की है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये प्रकृति के खिलाफ है। तू जो कर रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू उसे वापस नहीं ला पाएगा, बस उसकी आत्मा को और भटकाएगा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी रागिनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। बस बहुत हो गया, अब तेरी बातें नहीं सुनूंगा। अब तेरी बलि ही इस कहानी का अंत तय करेगी। अघोरी अचानक गुस्से से गरज उठा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज गई और वह तेज कदमों से विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। तभी पत्थर की बेदी पर पड़ा वह निर्जीव शरीर हल्का हल्का हिलने लगा। अगले ही पल उसके हाथ झटके से कांप उठे और गुफा में हड्डियों के चटकने की साफ आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम की नजर जैसे ही उस तरफ गई, उसका खून सूख गया। जिस चेहरे को उसने जंगल में खूबसूरत और शांत देखा था, वही चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। त्वचा सड़ चुकी थी, जगह जगह से गलकर लटक रही थी और जहां कभी उसकी आंखें थीं, वहां अब गहरे काले खाली गड्ढे नजर आ रहे थे, जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा ही बचा हो। नहीं, नहीं, ये वो नहीं है जिसे तू वापस लाना चाहता है। ये सिर्फ एक शैतान है जिसे तू अपनी जिद में इस दुनिया में वापस ला रहा है। तू देख नहीं पा रहा उसका असली रूप कैसा हो चुका है। ये इंसान नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। अगर ये पूरी तरह जाग गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। तू अपनी ही हाथों से एक विनाश को जन्म दे रहा है। रुक जा, अभी भी वक्त है। इस अनर्थ को यहीं खत्म कर दे। उसे मुक्ति दे, उसे इस हालत में वापस मत ला।
अघोरी हाथ में खंजर लिए तेजी से विक्रम की ओर बढ़ रहा था और विक्रम डर से बुरी तरह कांप रहा था। तभी अचानक उसे अपनी जेब में कुछ भारी सा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसका ध्यान वहीं अटक गया और अगले ही क्षण उसे स्टेशन पर मिली उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। उसने घबराहट में जल्दी से जेब में हाथ डाला और वह पुड़िया बाहर निकाली। बिना देर किए उसने अभिमंत्रित राख को उठाकर सीधे हवन कुंड की आग में फेंक दिया। जैसे ही वह राख अग्नि में गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ, गुफा में गूंज उठी और देखते ही देखते हवन कुंड की आग बुझ गई। उसी पल पूरी गुफा कांपने लगी, दीवारें थरथराने लगीं, जैसे सब कुछ टूटकर गिरने वाला हो। अघोरी भी अचानक संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो चुका था और साफ समझ आ रहा था कि उसकी तांत्रिक शक्ति अब टूट चुकी है। मूर्ख, ये तूने क्या कर डाला? तुझे अंदाजा भी है? तूने मेरी सालों की साधना एक पल में खत्म कर दी। जिस शक्ति को मैं इतने वर्षों से संभाले हुए था, उसे तूने आजाद कर दिया। मैंने उसकी आत्मा को बांध कर रखा था, काबू में रखा था। अब वो जाग चुकी है और अब वो किसी के काबू में नहीं आएगी। तूने विनाश को खुद अपने हाथों से खोल दिया है। अब जो होगा उसे ना मैं रोक पाऊंगा ना तू। अघोरी के चेहरे पर अब पहली बार साफ डर उभर आया था। उसकी आंखों में वही घबराहट थी जैसे उसे आने वाली किसी भयानक अनहोनी का आभास हो चुका हो। तभी पत्थर की बेदी पर पड़ा रागिनी का निर्जीव शरीर धीरे धीरे जमीन से उठने लगा। बिना किसी सहारे हवा में ठहरता हुआ उसका शरीर हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। विक्रम यह सब देखता रह गया। उसकी समझ से परे था कि अब क्या होने वाला है। और उसी पल उसे एहसास हुआ, असली खौफ तो अब शुरू हुआ। तूने मुझे शांति से जाने भी नहीं दिया। अब इस अधूरे शरीर को सबसे पहले खून चाहिए, और वो भी तेरा। तूने मुझे नहीं बचाया, तूने मुझे कैद किया है। मेरी आत्मा को बांधकर अपनी ताकत साबित करता रहा। कितनों की बलि दी तूने सिर्फ अपनी जिद के लिए। तू प्यार का नाम लेता है, लेकिन ये प्यार नहीं, ये पागलपन है। अब ये सब यही खत्म होगा। आज के बाद कोई और इस आग में नहीं जलेगा। नहीं रागिनी, ऐसा मत कहो। मैंने जो किया तुम्हें वापस लाने के लिए किया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें खो नहीं सकता था। मैंने सालों तपस्या की, हर कष्ट सहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें जीवन देना चाहता था। जीवन? ये जीवन नहीं है, ये एक श्राप है जो तूने मुझे दिया है। तूने मुझे मरने भी नहीं दिया और जीने भी नहीं दिया। अब तेरी ये साधना, तेरी ये जिद, सब यही खत्म होगी। अब फैसला मेरा होगा। रागिनी की आवाज अब वैसी नहीं रही थी। उसमें मिठास की जगह एक साथ कई चीखों की गूंज थी, जैसे अनगिनत आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसका शरीर हवा में झूलते झूलते अचानक तन गया और उसका लंबा भयावह साया अघोरी की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसकी चीख पूरे गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि जैसे दीवारें भी कांपने लगी हों। तभी विक्रम की नजर गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वह धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। घबराकर विक्रम ने पूरी ताकत लगाई और दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागा। किसी तरह वह बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह बिना रुके भागता रहा, जंगल से दूर निकलने की कोशिश करता हुआ। कुछ दूर जाकर उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब ना कोई गुफा थी, ना कोई पहाड़। उस जगह पर सिर्फ एक पुराना खामोश खड़ा बरगद का पेड़ था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं बच गया, सच में बाहर आ गया। ये सब क्या था? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। अगर एक पल और रुक जाता तो शायद। नहीं,
वहां रुकना मौत को बुलाना था। ये गुफा, ये सब अचानक कैसे गायब हो गया? अभी यही था सब, और अब कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बरगद का पेड़, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, मैं किस चीज में फंस गया था? मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ये जगह, ये जंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी अचानक उसके कानों में वही परिचित धीमी और सुरीली आवाज फिर से गूंज उठी, इतनी पास जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर उसे पुकार रहा हो। शुक्रिया विक्रम, तुमने मुझे उस कैद से आजाद किया। तुम नहीं जानते मैं कब से इस मुक्ति का इंतजार कर रही थी। लेकिन याद रखना, जो एक बार छलावे की नजर में आ जाता है वो कभी सच में अकेला नहीं रहता। अब ये सफर खत्म नहीं हुआ है, बस शुरू हुआ है। विक्रम ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ वही सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। चर्र चर्र, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई हो। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वह आहट उसके चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई उसे देख रहा हो मगर दिखना नहीं चाहता।